ये देखेंगे। अब हमारे पास आगे आगे आज हमने पढ़ना है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का, राइट। सर अच्छा, और बाकियों ने नहीं आना। पता नहीं, आना होगा तो आ जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा। तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में हमने एक डिफरेंस पढ़ा था कि जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, तो उसमें जब डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से जब प्राइस लेवल बढ़ता है, तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट की प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन उसका अफेक्ट अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस पे नहीं आया होता, यानी कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह वो नहीं बढ़े होते। लॉन्ग रन में वो इम्पैक्ट आ जाता है कि जब प्राइस बढ़ती है। अच्छा, तो अब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ना, वो हम दो स्कूल ऑफ थॉट्स से उसकी बात करेंगे। मैं आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। अम, कि एक हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है किनीजियन। किनीजियन स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, और एक हमारे पास न्यू क्लासिकल अगर हम ले लें, ये न्यू ऐसे भी होता है, NEWA की बात है, पुराना न्यू क्लासिकल। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, तो केनेडियन व्यू क्या है? वो ये कहते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई कर्व का पैटर्न जो है ना, वो तीन डिफरेंट फेजेस में होता है। और वो क्या? स्टार्ट में जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, यूं। अच्छा, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, यूं। और उसके बाद वो कंप्लीटली वर्टिकल हो जाता है। ये है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, किसका व्यू? केनेडियन। अच्छा, अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, इस पे भी बात कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया होता है प्राइस लेवल, राइट। और नीचे हमने रियल GDP आप ले लें, इनकम है ना, वो एक ही बात है, इनकम डिवीजन। तो अगर आप ये वाला फेज देखें, कौन सा वाला, मैं चेंज कर देता हूँ कलर, मैं इस फेज की बात कर रहा हूँ। ये जो फेज है इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप गौर करो तो सर इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। प्राइस में चेंज लगता है कि यहाँ पर आ नहीं रहा। और जो आपका कि देखो, इनकम में इजाफा हो रहा है, आप GDP सर बढ़ रही इनकम में है, इजाफा हो रहा है पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। प्राइस में चेंज नहीं हो आ रहा, तो फिर ये क्यों इजाफा ऐसे चल रहा है? मतलब आउटपुट जो है वो क्यों बढ़ रही है, एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि नीचे रियल GDP मतलब एग्रीगेट सप्लाई है ना। तो अगर प्राइस नहीं बढ़ रही तो सप्लाई फिर भी बढ़ रही, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सर हो सकता है कि सेल्स जो हम इंक्रीज कर गई हैं। नहीं नहीं, वो हमें पता नहीं। हम तो सेल्स आइडल कैपेसिटी क्या मतलब? कि इस फेज में कंट्री के पास जो है वो रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो अब आपने उनको इस्तेमाल तो करना है, प्राइस नहीं भी बढ़ रही तो आप उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना वो रिसोर्सेज पड़े पड़े तो जाया ही हो रहे हैं, उनका कोई मकसद समझ नहीं आ रहा ना। नहीं इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपके पास, एक बहुत छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ माइक्रो लेवल पे, कि आपके पास एक वर्कर है जिसकी उम्र 25 साल है, आप उससे काम नहीं करवा रहे, वो 50 साल का हो गया, तो भाई अब तो वो किसी काबिल ही नहीं रहा। इसका मतलब है आपने वो रिसोर्स को वेस्ट कर दिया। तो आप ये इंतजार करते रहे अब प्राइस बढ़ेगी, अब प्राइस बढ़ेगी। तो इसीलिए जब आपके पास आइडल कैपेसिटी हो, तो इट इज बेटर टू यूज इट रादर देन वेस्ट इट। अच्छा, एक तो ये। उसके बाद हमें क्या नजर आता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो अगली फेज आपको नजर आ रही है, ये वाली, मैं, एक मिनट, ये वाली, ये वो फेज है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज कम होना शुरू हो गए। रिसोर्सेज, सलाम सर। वालेकुम सलाम। ये जो फेज मैंने बनाई है ना, ये है कि अब क्या हो रहा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिसोर्सेज आर गेटिंग शॉर्ट इन सप्लाई,
गेटिंग शॉर्ट इन सप्लाई। और हम चूंकि लॉन्ग रन सप्लाई का पढ़ रहे हैं, तो अब आप ये देखें कि जब रिसोर्सेज शॉर्ट हो जाएंगे तो रिसोर्सेज की प्राइस को क्या होगा, रिसोर्सेज की प्राइस जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो फैक्टर प्राइस है, यानी कि रिसोर्सेज को जो पे करना है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, फैक्टर प्राइस, क्योंकि वो शॉर्ट हो रहे हैं, बढ़ जाएगी। जब फैक्टर प्राइस बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, क्योंकि फैक्टर प्राइस बढ़ी है तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ गई है। और जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ गई है तो प्रोड्यूसर्स हम कह सकते हैं, मैं तो क्योंकि हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट को कवर करने के लिए वो क्या करेगा, वो जो प्राइस लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ, इट अप्लाइज टू ऑल प्रोड्यूसर्स विच आर प्रोड्यूसिंग इन द कंट्री। तो अब क्या हो रहा है कि अब चूंकि रिसोर्सेज शॉर्ट हैं और आपने अगर रिसोर्सेज लगाने हैं ज्यादा, तो आपको कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो आप तभी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे जब आपकी प्राइस ज्यादा होगी। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा नहीं होगी तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस करने का फायदा नहीं है। क्योंकि अगर प्राइस वही है, क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ रही है, क्योंकि रिसोर्सेज शॉर्ट इन सप्लाई हो रहे हैं। तो अगर कॉस्ट के साथ प्राइस नहीं बढ़ रही तो प्रोड्यूसर जो है वो मजीद आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये दिखा रहा है कि प्राइस और जो आपकी आउटपुट है वो उनका पॉजिटिव रिलेशन बन जाएगा इस वजह से। सर बात सुने, जब ये आपकी ग्रोथ हो रही है इसका यही मतलब है ना कि आपकी रियल जो भी है वो भी इंक्रीज कर रहा है, साथ जो आपके प्राइस लेवल है वो भी साथ साथ इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ये ग्रोथ ही हो रही है। पहले जो और है वो सर जहाँ और जो यहाँ पर आपने जो फ्लैग लाया है ना, इसका ये मतलब है कि आपके पास जो रिसोर्सेज पड़े हैं उनको आप यूज नहीं कर रहे। हाँ यूज नहीं कर रहे, तो आप कह रहे हैं भाई प्राइस को छोड़ो, इनको तो यूज कर लो, पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। तो फिर आप बगैर प्राइस के बढ़े हुए आउटपुट में इजाफा कर रहे हैं, और एक मौके पे इजाफा करते करते अब आपके पास आइडल नहीं है, अब वो शॉर्ट होते जा रहे हैं। अब डिमांड ज्यादा है उनकी, रिसोर्सेज की, लैंड की, लेबर की, कैपिटल की। तो अब वो ज्यादा फैक्टर प्राइस ज्यादा हो गई है, जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, रिवॉर्ड, लैंड ज्यादा, वो लैंड ओनर रेंट ज्यादा डिमांड कर रहा है, लेबर जो है वो वेजेस ज्यादा डिमांड कर रही है। तो आप फिर वेट करेंगे एज अ प्रोड्यूसर, या प्रोड्यूसर जो है कहेंगे प्राइस बढ़ेगी तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि हम अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि फैक्टर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, तो हम बढ़ाएंगे प्रोडक्शन, वरना नहीं बढ़ाएंगे। तो ये वाला फेज जो है वो ये शो कर रहा है। ये मैं कनेडियन व्यू बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद जो अगला व्यू आपको नजर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वो मैं इसके लिए और कोई कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला। इसको हम बोलते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और इसका मतलब क्या है भला, इसका मतलब ये है जितने रिसोर्सेज थे पहले आइडल थे, फिर शॉर्ट होने लग गए, और अब क्या हुआ है, दे आर फुली यूटिलाइज्ड। मतलब अब क्या हो रहा है, जरा अब आप गौर करो। जब वर्टिकल हो गया है सारे का सारा, अच्छा मैं थोड़ा सा ना अब इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अम, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, एक मिनट बस। अच्छा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, अब प्राइसेस बढ़ेंगी भी तो जीडीपी में कोई इजाफा नहीं होने वाला, या एग्रीगेट सप्लाई में कोई इजाफा नहीं होने वाला। वो मैं आपको किसी और कलर से दिखाता हूँ, जैसे कि जिस फेज में है। फर्ज किया कि ये प्राइस है, सॉरी कलर नहीं मैंने लिया, हाँ जी, फर्ज किया ये प्राइस चल रही है, प्राइस लेवल, ठीक है। और इस पे आपकी ये जीडीपी आ रही है। ये क्या हुआ, ये प्राइस लेवल है और आपकी जी, ओहो, ये जीडीपी है, ठीक है, ये आ रही है। ये आपका प्राइस लेवल है यहाँ पे P1, और आपकी जीडीपी यहाँ पे कोई आ रही है जो भी, मैं इसको कहता हूँ ये है Y1। अब मुझे बताओ प्राइस अगर और बढ़ जाए, यहाँ प्राइस आ जाए, ठीक है, प्राइस तो बढ़ गई है, तो जीडीपी को क्या हुआ, बताओ, जीडीपी में कोई चेंज आ रहा है क्या, अब भी प्राइस बढ़ने से Y1 ही नहीं अचीव हो रहा।
बताएं जी। फिर नो चेंज आ रहा है। नो चेंज है, इसका मतलब है अब एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इनलास्टिक हो गया, प्राइस बढ़े कम हो उस सर ये नहीं समझ आया। हाँ, अब मैं वही आपको समझाने लगा हूँ, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा, चूंकि काफी चीजें इसमें आ गई है, मैस ही लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले बताना था। अच्छा, मैं इसको रिमूव करता हूँ ऐसे, बल्कि एक और ले लेता हूँ स्लाइड, वहां समझा देता हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने आपको अभी बताया, ये वाला पोर्शन जब आइडल कैपेसिटी है, ये वाला पोर्शन रिसोर्सेज शॉर्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये पोर्शन जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया है यहाँ पर। इसका मतलब है कि अब आप गौर करो, यहाँ पर अगर ये प्राइस आपकी है और इस पे आपका ये इनकम लेवल है, तो प्राइस बढ़ रही है, फर्ज किया बढ़ गई ना, तो इनकम लेवल को क्या हुआ, वो तो उतने का उतना ही आएगा, ये वही आएगा। सर ये इसलिए है ना सर, क्या कोई रिसोर्सेज थोड़े रह गए हैं, कम हो नहीं, गए हैं। ये इसलिए है कि प्राइस बढ़ रही, प्राइस बढ़ेगी भी तो प्रोड्यूसर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। देर इज जी जी नो सर जी। लैंड लेफ्ट, कोई लेबर सर कैपिटल। पर ये देखें, यहाँ पर इस एरिया में आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है ना। सर जब फुल एम्प्लॉयमेंट होती है तो इकोनॉमी तो बूम बूम में नहीं होती। नहीं, देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा लेवल है जो कि कभी अचीव नहीं होता, और हर कंट्री की कोशिश होती है कि ये लेवल अचीव करे। तो बूम जो है ना, वो एक और चीज है। बूम में कहते हैं कि आपकी जीडीपी जो है ना, वो मैक्सिमम लेवल पे जा रही है, और उसमें आप ये कह सकते हैं कि बूम आया हुआ है तो हर जगह एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लेकिन ये कहना कि सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते। अच्छा, तो सर फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं, फुल एम्प्लॉय देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपने याद रखना है कि फुल, अगर हम कहें कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो अगर आप ये कहोगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ पॉइंट इन एन इकोनॉमी वेयर ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड, तो ये कहना गलत होगा। वो क्यों गलत होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे, लेबर की मैं एग्जांपल लेता हूँ, हु वुड बी फाइंडिंग सम अदर जॉब। जैसे आपको याद है, हमने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि एक वर्कर को जॉब मिली हुई है, लेकिन वो वर्कर जॉब छोड़ देता है इन ऑर्डर टू फाइंड अ बेटर जॉब। तो हर मुल्क में ऐसा कोई ना कोई वर्कर या वर्कर्स होंगे जो कि अपनी करंट जॉब को छोड़े बैठे हैं और ढूंढ रहे हैं कोई बेहतर जॉब। तो वो अनएम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन हम इसको फुल एम्प्लॉयमेंट ही बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं उतने ही लोग हैं। वो तो कर नहीं ना रहा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास 100 लोग हैं, ठीक है, और आपके पास जो जॉब्स हैं वो भी 100 हैं, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन 100 लोग जॉब कर नहीं रहे। ये 100 कौन है जी? ये 100 लोग हैं, ठीक है जी, वर्कर्स। अब 100 जॉब तो मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अब 100 जो जॉब्स अवेलेबल हैं, उसमें से क्या हुआ है कि 95 वर्कर तो जॉब कर रहे हैं जो उनको अवेलेबल थी, ठीक है। 5% जो हैं वर्कर्स, वो हैं जिनको जॉब्स नजर आ रही हैं और वो कर भी रहे थे, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ दी है। 5 वर्कर्स ने, 5% वर्कर्स ने, ऐसे ले लें। क्यों छोड़ दी है? भाई हमें कोई और जॉब चाहिए, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं। तो अब बजाहिर वो अनएम्प्लॉयड है, बजाहिर वो जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन भाई जॉब तो अवेलेबल थी, वो तो खुद ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हमें बेहतर जॉब चाहिए। तो हम इसको फुल एम्प्लॉयमेंट ही बोलेंगे, याद रखना है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट जब भी होती है किसी मुल्क में, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि वहाँ 100% लोग एम्प्लॉयड हैं। हाँ, जितने लोग हैं उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद है, उतनी जॉब्स मौजूद है, ये बात कहना ठीक है। लेकिन लोग एम्प्लॉयड हैं हम नहीं कह सकते। तो हम इसको असल में बोलते हैं कि हर मुल्क में कोई ना कोई बंदा अनएम्प्लॉयड होता है। इस वजह से ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं NRU। ये ना A2 में पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ उसको। नेचुरल अच्छा रेट इसके ऑफ आगे समझ। अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि नेचुरली कुछ ना कुछ लोग तो जॉब अच्छी बेहतर ढूंढ ही रहे होंगे। अच्छा, ये हमने कैनेडियन व्यू देख लिया, और कैनेडियन व्यू ने कहा कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। और उसने रीजन भी बता दिया कि ऐसा एग्रीगेट लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्यों होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपको क्लियर। अच्छा, अब मैं वापस जरा बुक पे ही चलता हूँ।
तो मैंने केनेजियन व्यू आपको समझा दिया, आप खुद पढ़िएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये बना हुआ केनेजियन व्यू, ठीक है। जी तो सर, आपको आइडल रिसोर्सेज कौन से वाले होते हैं? यार आइडल रिसोर्सेज कौन से वाले नहीं होते, ये जो फेज है ना, ये वाली, ये वो फेज है, बल्कि थोड़ा आगे मैं चला गया हूँ, ये लाइन तक जाना था मुझे। ये वो फेज है जहां पर आपके पास वेले रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, तो आप कहेंगे भाई इस्तेमाल तो करो, वो तो पड़े पड़े जाया ना हो जाए। ये है वो एरिया, वो फेज किसी भी इकोनॉमी की जिसमें आपके पास रिसोर्सेज आइडल पड़े हुए हैं, इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, और यहां पर आके शॉर्ट होते हैं, और यहाँ आके सर पे इससे, सर बात सुन, अगर आपके रिसोर्सेज वेले पड़े हैं सर पे, इससे आपके प्राइस लेवल में क्यों नहीं चेंज आता? हाँ वो बता रहा हूँ ना, या प्राइस में देखो, हम नॉर्मली ये नहीं कहते कि जब प्राइस बढ़ती है तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, ऐसे कहते हैं कि नहीं? जी जी। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज्यादा नजर आता है, वो कहता है मैंने ज्यादा बनाना है ना। यहाँ पर तो प्राइस बढ़ ही नहीं रही, लेकिन प्रोड्यूसर फिर भी ज्यादा बना रहा है, इसलिए कि प्रोड्यूसर्स के पास जो रिसोर्सेज हैं वो यूज नहीं हो रहे। तो उसको अब ये डर है कि भाई अगर मैंने प्राइस ना बढ़ी और रिसोर्सेज इतने ज्यादा पड़े हुए हैं तो इस्तेमाल ही ना हुए हो तो वेस्ट हो जाएंगे। तो फिर वो फिर इससे क्या क्या होगा करता कि है, वो रिसोर्सेज यूज करेगा? वो इस्तेमाल करेगा और प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, लेकिन प्राइसेस में कुछ ही नहीं आ रहा। आ गई सर जी समझ। अच्छा, ये तो हो गया ना सो हो हमारा। सकता है प्राइसेस फॉल कर जाए क्योंकि ज्यादा सप्लाई की वजह से। यार वो बात के हम तो केनेजियन व्यू बता रहे हैं ना कि उसने कर्व की शेप ऐसे क्यों दी है, वो आप बात ठीक कर रहे हो, लेकिन हमने केनेजियन व्यू बताया कि उसने क्यों कहा कि शेप पहले फ्लैट होता है, फिर वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है और फिर वर्टिकल हो जाता है। हम इन फेजेस को समझ रहे हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अच्छा, न्यू क्लासिकल, ठीक है। अब न्यू क्लासिकल ये कहते हैं कि आपका लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ही होता है, यानी कि जो नियो क्लासिकल वाले हैं वो कहते हैं भाई, ये जो कीन साहब बता रहे हैं ना, इनके ख्याल में सर कहते वो हैं ये कहते हैं कि प्राइसेस में चेंज आता है पर वो जो रियल इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आता, क्योंकि लॉन्ग रन में हर कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाता है, और फिर यस आप सर, पर जितना, ऐसा होता नहीं ना है। हाँ हाँ, लेकिन अब उनका व्यू ना, अब इसका मतलब है कि आपकी कीमतें बेशक बढ़ेंगी, लोग डिमांड कर रहे हैं, चीजें शॉर्ट हो रही हैं, लेकिन आप ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास और किसी इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज होते ही नहीं है लॉन्ग रन के अंदर। तो ये याद रखना है कि न्यू क्लासिकल में आपका जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का होता है वो कंप्लीटली वर्टिकल होता है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट करती है लॉन्ग रन में। अच्छा, आगे चलते हैं हम। तो सर ये फिर सर इनकी बातें तो सर फिर गलत हुई ना इस हिसाब से, इनकी तो हर बात ही क्लासिकल्स की गलत यार होती है। ये बता क्या है, जब थ्योरी पेश करते हैं तो उसपे क्रिटिसिज्म भी बहुत होते हैं, तो ये बात तो आपकी ठीक है। वैसे थ्योरी पेश करना मुश्किल होता है, कीड़े निकालना आसान होता है, लेकिन हर थ्योरी आप ले लें, जो इकोनॉमिक्स आपके बाबा जी थे ना जिन्होंने इकोनॉमिक्स की बुनियाद रखी थी, जिनको एडम स्मिथ बोलते हैं, उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोलते हैं या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, वरना पहले ना ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता ही नहीं था, तो बाद में फिर इंट्रोड्यूस करवाया गया और उन पे भी क्रिटिसिज्म हुआ। तो क्रिटिसिज्म तो अपनी जगह पे मौजूद है, वो होता रहता है, और नई नई थ्योरीज भी निकलती रहती हैं साथ साथ। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है, इसको आप समझें, और ये इसलिए मैंने कल इस पे बात ज्यादा नहीं की थी। अच्छा, अब ये क्या है, अब जरा इसको समझ लिया, मैं इसको जरा छोटा कर रहा हूँ। अब ये जो वो ये मैं बता रहा हूँ, ये जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि लॉन्ग रन में इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही रहेगी, यानी कि उनका जो कर्व है वो वर्टिकल ही होगा। अच्छा, अब वो इसको प्रूव कर रहे हैं, ये जो डायग्राम बनी हुई है अजीबोगरीब सी, वो उससे इसको प्रूव कर रहे हैं। तो ये जरा हम इसको समझ लें कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज किया कि शॉर्ट रन के अंदर आपका ऐसे होता है कि एग्रीगेट डिमांड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मैं ये रेड कलर ले लेता हूँ, आपको एग्रीगेट डिमांड नजर आ रहा है पहले वाला ये, ठीक है, ये ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड का है, और सॉरी, आपको एग्रीगेट जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का हुआ वो भी नजर आ रहा है। हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं ना अभी, तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब है यहाँ पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, इसको हम ई बोल सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो बढ़ जाता है, और वो शिफ्ट हो गया हुआ है, उसकी वजह हमने पड़ी हुई है,
कंजम्पशन बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ गया, कुछ भी हो गया, तो अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो ये वाला बन गया। ठीक है। अच्छा, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो उससे क्या हुआ? अब आप गौर करो, अब एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ी तो अब ये हुआ कि आप का इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया, जिसको हम कहेंगे E1। ये समझ आ रही है बात की मेरी, कि यहाँ क्यों पहुंचे भाई? सप्लाई कर्व तो वही है ना, शॉर्ट वाला, शॉर्ट टर्म वाला, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट। जी जी सर, आगे समझ। हाँ, और वो अब नया इक्विलिब्रियम हमारा E1 पे पहुंच गए हम इस वक्त। अच्छा, जब E1 पे पहुंच गए हैं तो अब शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व को क्या हो रहा है जी? बताओ मुझे जरा। सर राइट वर्क, सर वो एग्री डिमांड, वो जो आपका छोटा एग्री सप्लाई है ना सर, वो लेफ्ट वर्क शिफ्ट कर गया है। वो तो कर गया है, लेकिन उसका अभी रीजन तो हमने नहीं देखा ना कि क्यों कर गया है। हम अभी कहाँ पर हैं? हम ये हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, शॉर्ट टर्म में बढ़ती है, हमें पता है बढ़ी। तो उससे क्या हुआ कि उससे जो है वो प्राइसेस भी बढ़ी होंगी ऑफ कोर्स, और प्राइसेस बढ़ने से जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने सेविंग कहा हम सेविंग बढ़ ज्यादा, गया है। हाँ हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि मैं इसका अगर लिंक जो है ना वो आपको मैं यहाँ बना देता हूँ। अच्छा चलिए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, शिफ्ट हुई, तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो उससे प्राइस लेवल बढ़ गया। जब प्राइस लेवल बढ़ा तो प्रोड्यूसर्स कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाते हैं। तो वो एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन लेकिन सप्लाई में मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। सप्लाई में आप गौर करो, ये मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है, पता चल रहा है? ठीक है ना? क्योंकि प्राइस प्राइस सर लेवल, क्यों सर? क्योंकि प्राइस की वजह से हो रहा है ना। डिमांड में शिफ्ट आ रहा है, इसका मतलब है नॉन प्राइस फैक्टर है, नॉन प्राइस लेवल फैक्टर है। लेकिन डिमांड के चेंज होने से प्राइस बढ़ गई, और प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ गई है। तो सप्लाई में जो प्राइस की वजह से असर असर पड़ रहा है, इसलिए ये एक्सटेंशन होगी। पता तो हुआ है कि प्राइस फैक्टर से एक्सटेंशन होती है, शिफ्ट नहीं होता। तो हम पहुंच गए E1 पे, ऐसे ही पहुंचे ना E1 पे, तो यहाँ तक ठीक है ना? जी अच्छा, सर। अब जब एग्रीगेट सप्लाई आप बढ़ाएंगे तो उससे होगा क्या कि आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, सर ओवर आउटपुट हो जाएगी। रिसोर्स यूज विल इंक्रीज। नहीं नहीं, वो आउटपुट तो बढ़ ही गई ना, आउटपुट बढ़ी है तो ही एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी है ना। ये देखो, सरप्लस आ जब, जाएगा सर, सरप्लस। और सुनो तो सही, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी उससे प्राइस बढ़ गई, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड से शॉर्टेज हो जाती है ना। तो प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर्स इनकरेज हुए, उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी शॉर्ट रन में। अच्छा, जब सप्लाई बढ़ाई तो इसका मतलब है उन्होंने रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल किया। ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ सारी बात है, रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल किया तो क्या होता है, हमने पढ़ा था, जब रिसोर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो रिसोर्सेज हो जाते हैं शॉर्ट इन सप्लाई। तो इसका मतलब है जब रिसोर्सेज को, रिसोर्स यूज विल इंक्रीज होगा, तो उससे जो फैक्टर प्राइस है, रिसोर्स का रिवॉर्ड। सर सर जब ये होगा सर, जब ज्यादा रिसोर्स यूटिलाइज होंगे तो आपका सप्लाई थोड़ी हो जाएगी, जिसका प्रोडक्शन थोड़ी ये होगी। देखो, आप ज्यादा आगे सप्लाई कर ही नहीं सकेंगे, आपका जो सप्लाई का है ना वो लेफ्ट वर्क मूव। हाँ, अब फैक्टर प्राइस जब बढ़ गई तो इसका मतलब है प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ गई। जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉस्ट एक नॉन प्राइस लेवल फैक्टर है सप्लाई का। तो कॉस्ट बढ़ने से प्रोड्यूसर डिस्करेज होते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट कम होता है। अगर प्राइस नहीं बढ़ रही, अगर वही प्राइस है, तो फिर वो क्या करेंगे, उनका सप्लाई का लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा, इस वजह से। तो अब क्या हुआ, अब एक और नया इक्विलिब्रियम आ गया वापस, ये आ गया E2। तो आप गौर करो, जहां से निकले थे वही सर नहीं आ गए। लेफ्ट वर्क जो मूव हुआ सर, उसकी काफी वजह है सर, इसकी सिर्फ कॉस्ट वजह तो नहीं है। क्या वजह बताओ? सर ये देखिए ना, अगर आपके पास रिसोर्सेज थे, उनको आप यूज कर रहे हैं सर, फिर लेटर में आपके रिसोर्सेज थोड़े रह जाएंगे। आप हाँ, सप्लाई थोड़ी करेंगे, जब सप्लाई थोड़ी करेंगे नॉन फैक्टर तो लेफ्ट वर्क कर्व में मूव आ जाएगा। आप हमजा बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मैंने उसी को बता रहा हूँ, जब रिसोर्सेज थोड़े रह जाते हैं ना तो रिसोर्सेज की कॉस्ट बढ़ जाती है। जब कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोड्यूसर को अब क्या करना पड़ता है कि उनकी कॉस्ट बढ़ती है तो वो डिस्करेज होते हैं कि भाई हम, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म थोड़ी हुए हैं, कम ही हुए हैं ना। लेकिन अब कम होने से वो महंगे हुए हैं रिसोर्सेज। तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है प्रोड्यूसर की, तो इसलिए वो डिस्करेज होके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। ये सर रीजन ये मुझे है। नहीं से समझ आ रहा शिफ्ट, सर आप थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेन कर दो। कौन सा, सप्लाई का? हाँ जी।
अच्छा, ये आप जा कैसे रहे हैं? अब हम ना कुछ इस तरह से जा रहे हैं, मैं कलर भी यहाँ पे इस्तेमाल कर कोई, और हम इस तरह जा रहे हैं, इस पॉइंट से मूव करते हुए ये ऐसे गए। मुझे ये बताओ, स्टार्ट में मैं ना ये सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ। ये आपने पढ़ लिया होगा, वैसे तो हाँ पढ़ लिया। तो ये मतलब जल्दी जल्दी रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप गौर करना अपनी बात, चला आप ही देखो कि स्टार्ट में मैंने आपसे कहा कि सर अगर हमने ज्यूम किया कि एग्रीगेट डिमांड आपका ओरिजिनल डिमांड कब था, और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई आपका ओरिजिनल सप्लाई कब था। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम न्यू क्लासिकल व्यू पढ़ रहे हैं कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो कंप्लीटली वर्टिकल क्यों होता है। तला समझ आ रही बात की? वो ये जी कह सर, रहे जी हैं, जी। ये कह रहे हैं कि भाई ये इस तरह का क्यों होता है लॉन्ग रन एग्रीगेट। तो हम इस लॉजिक को समझ रहे हैं जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिया। अच्छा, अब हम इधर आ गए, ठीक है। अब हमने देख लिया ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड कौन सा है, ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई कौन सा है, और वो इक्विलिब्रियम बना रहे हैं इस पॉइंट पे। तो हम इस पॉइंट को कह देते हैं ई, और इस पॉइंट पे इनकम कितनी आ रही है वाई, या आउटपुट कितनी है वाई। ऐसे ही है ना तला? अच्छा, अब ये हुआ कि शॉर्ट रन में आपका कोई भी कंपोनेंट चेंज हो गया, कोई भी कंपोनेंट, वो सी हो सकता है, वो आई हो सकता है, वो जी हो सकता है, और वो हो सकता है, कोई भी इस तरह का हो सकता है जिसे शिफ्ट आया हो, जैसे कि हाँ हाँ जी, नेट एक्सपोर्ट हो सकता है। अच्छा, और ऐसा होता है शॉर्ट रन में, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, वो राइट पे चला गया, क्योंकि राइट पे शिफ्ट होने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। लेकिन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, वो वही है कर्व, SRAS वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। हाँ, अब एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो हमारा नया बन गया। तो अब यहाँ हमें एक और लॉजिक समझना है कि जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ गई, तो जब वो इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो उससे आ गई शॉर्टेज, शॉर्टेज होने से चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो प्रोड्यूसर इनकरेज होता है, और वो कहता है जी मैं भी ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन सप्लाई में आएगी एक्सटेंशन। तो ये हमें सप्लाई में यहाँ पर एक्सटेंशन होती हुई नजर आ रही है, किस तरफ? इस इक्विलिब्रियम की तरफ, जिसको हम बोल रहे हैं E1। आप ई से E1 की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो डिमांड में शिफ्ट आया, सप्लाई में मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व हुई, यानी कि एक्सटेंशन हुई। अच्छा, अब मैंने यही बताया, जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है इसका मतलब है ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑफ कोर्स, तो जब ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे तो रिसोर्सेज की सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, आपको पता ही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वो शॉर्ट हो जाएंगे, और क्योंकि वो बढ़ नहीं रहे ना। जब वो शॉर्ट होंगे तो उससे रिसोर्सेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी, रेंट ज्यादा पे करना पड़ेगा, वेजेस ज्यादा पे करनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। सर इकोनॉमी ऑफ स्केल भी तो हो जाता है अगर आप ज्यादा आउटपुट करते हो तो। इकोनॉमी स्केल से कॉस्ट कम होती है ना? जी। हाँ, सही बात है, लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड नहीं, ये याद रखना है। अच्छा, अभी और इकोनॉमी ऑफ स्केल की जो आप बात कर रहे हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि उसमें हम वो एवरेज कॉस्ट की बात है जो हम करते हैं, लेकिन रिसोर्सेज जब शॉर्ट हो गए, जो चीज शॉर्ट हो जाए ना, ये इकोनॉमी स्केल कब तक आता है आपको याद होगा, जब आप बिजनेस को बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑपरेट कम करते होती है। हैं तब। अच्छा, और अगर मजीद एक्सपैंड करते जाए तो क्या डिस इकोनॉमी स्केल नहीं आती? जी। तो फिर इसका मतलब स्टार्ट में रिसोर्सेज मौजूद है, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, और आप बाद नहीं आ रहे मजीद प्रोड्यूस करेंगे तो फिर आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी। तो हम वही देख रहे हैं ना, जब आप रिसोर्सेज को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टेज सप्लाई हो जाएगी और कॉस्ट बढ़ जाएगी रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज की कॉस्ट बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? कॉस्ट बढ़ सर जाएगी तो, आपकी ना आवाज कट गई है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से जो मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है, इससे रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल होंगे, वो शॉर्ट हो जाएंगे, और कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की। तो अब कॉस्ट एक नॉन प्राइस फैक्टर है, उससे एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, यानी कि कम हो जाएगी सप्लाई, लेकिन नॉन प्राइस फैक्टर से। तो अब हमारे पास एक और इक्विलिब्रियम आ जाएगा, E2। तो हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसे है। अब आप गौर करो कि हम पहले
अच्छा, पहले इनकम कहाँ पहुंच गई थी, जरा ये बताओ अब। देखो, सर Y1 पे पहुंच गई थी, राइट राइट साइड, राइट वाई वाइज। वन पे पहुंच गई थी, और अब कहाँ आ गई है, E2 पे। सर Y1 वापस वहीं पे आ गई। दोबारा वाई पे आ गई है। तो इसका मतलब है आपने ई पॉइंट से शुरू किया था, ठीक है। ये जो सीधी लाइन आपको नजर आ रही है ना, वर्टिकल, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का, ये देखो। तो वाई, जब आपकी जब वाई इनकम थी ना, तो एग्रीगेट डिमांड भी वहीं पर था, एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी वहीं पे था, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी कब भी वहीं पर नजर आ रहा है। आप जब हटे, शॉर्ट रन में तो हो जाता है थे, आप ई से E1 पे चले गए, लेकिन वापस आपको E2 पे आना पड़ गया, जो दोबारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के ऊपर है। तो इसका मतलब है आप वापस Y1 से Y पर ही आ गए। तो वो यही बताना चाह रहे हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के, आप शॉर्ट रन में जरूर जो है ना वो शेप चेंज हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई की, लेकिन लॉन्ग रन में वही रहेगा, उसने चेंज नहीं होना। इसी तरह अगर मैं एक और बना दूं कि एग्रीगेट डिमांड और बढ़ गई, देखिए देखो बना के दिखाता हूँ, यहाँ नहीं बना हुआ, कोई बात नहीं, ये देखो, ये लो, ये एग्रीगेट डिमांड ED2, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नया सप्लाई कर्व है, वो अब कौन सा है, SRAS, अब ये वाला है ना सप्लाई कर्व चल रहा है। तो अब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, ये यहाँ, इसको अब E3 कह लो, ठीक है। दोबारा से हम Y1 पे आ गए, है ना, आ गए ना Y1 पे, ये देखो। अच्छा, अब दोबारा जब आपने क्या किया कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, और आपने जो आपका जो सप्लाई है उसमें मूवमेंट अलोंग द कर्व हुई, ये देखो, आप सर E2 एंगल से, में बात वहां पर ही आके खत्म होनी है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में आके नहीं बाहर रुक जानी, जहां देखो तो पर सही, आपके रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयमेंट में है। हाँ पहले देख तो लो, तो E2 से E3 पे चले गए। अब E3 पे क्या हुआ कि रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, तो रिसोर्सेज दोबारा शॉर्ट हो गए, शॉर्ट हुए तो कॉस्ट बढ़ गई, तो सप्लाई का शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर भी, ये देखो, ये हमारे पास एक नया सप्लाई का आ गया, SRAS2, और अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, और इसको हम बोलते हैं E4। अब आप एक गौर करो, हम हटते जरूर है शॉर्ट रन में, वापस वहीं आ जाते हैं। अब आप देखो ई वाला ई, ये भी वहीं पर ही है इनकम बाय पे, आप तो उसके सर बाद, कांस्टेंट तो नहीं है ना फिर सर, फिर ये आप लाइन कांस्टेंट क्यों है? ये देखो उसके लाइन को बाद, भी इस तरह कर्वी सा होना चाहिए था। और देख चलो E2, वो भी उसी इनकम के ऊपर है। फिर आप ये देख लो, ये भी उसी इनकम के ऊपर है, E4, E2 E4, तो यानी कि, तो इसलिए सीधी लाइन है तला साहब, क्योंकि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन में आपने देखना है कि फाइनली इकोनॉमी का कहाँ पहुंच रही है, इनकम लेवल कहाँ जा रहा है। तो वो जो चेंजेस आ रही है वो शॉर्ट रन में आ सर रही फिर है। तो अगर तो डिमांड कम हो जाए, ठीक है ना, एग्रीगेट डिमांड, उससे भी लॉन्ग रन में जाके वो फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी। हाँ जी, उसमें भी यही होगा, आपने अच्छी बात की है कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे, तो फिर ऑपोजिट होगा काम इसका, एग्रीगेट डिमांड कम होने से ये नहीं बनाओ, ये रहने दो। नहीं नहीं, बनाना दे, ऐसे ही बता दें, बस मुंह से बता दें। हाँ, कि अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, प्राइस लेवल गिर जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हुई है, जब प्राइस लेवल गिरेगा तो हम्म प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी, जिसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जब हम्म। कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो उससे क्या होगा कि आपके पास आइडल रिसोर्सेज ज्यादा होना शुरू हो जी जाएंगे। जी। जब आइडल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, तो वो सप्लाई क्या हो जाएगी, वो राइट पे जाएगी, आपके यार रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, वेले इस्तेमाल नहीं हो रहे, चलो यार बढ़ाओ, तो आपकी सप्लाई पर राइट पे जाएगी, और दोबारा वहीं आ जाएंगे जहां से शुरू किया था। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, जी। आइए आपको जो अब इस डायग्राम को ना आपको बनानी आनी चाहिए, यानी कि अगर पेपर में सवाल आता है कि ये न्यू क्लासिकल जो है इकोनॉमिक्स, इनका लॉन्ग रन सप्लाई का जो है ना, जरा इसको डिस्क्राइब करें क्या है, तो आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो आप डायग्राम कैसे सीखते हैं कि आप कॉपी पे बुक बंद करके डायग्राम बनाओ कि मुझे आती है बनानी, और चेक करो बनी, नहीं बनी, सही, दोबारा बनाई, फिर अगर आपने 3 दफा डायग्राम सही बना दी बगैर देखे, तो इसका मतलब है आपको डायग्राम आ गई है। ये तरीका है डायग्राम सीखने का, एक ही तरीका है कि डायग्राम को बनाई जाओ खुद से। अच्छा, और कोई तरीका नहीं। अच्छा, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास लास्ट चीज जो रह गई है वो है कि, और उसको हम एक तरीके से बात करें कि जो लॉन्ग रन सप्लाई होता है, उसमें शिफ्ट आती है, और जो कि रीजन और रीजन कंप्यूटर दोनों एग्री करते हैं बात पे कि दी लॉन्ग एग्रीगेट सप्लाई, कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करते हैं, यानी कि
या तो राइट पर या लेफ्ट, ठीक है। और उसके जो रीजन है वो मैं ये देता हूँ, get my change in the quantity and सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अभी मेरी बात नहीं आ रही? जी सर आ रही है। आ रही है। अच्छा अब सुनो, तो दोनों जो किनीजियन जो व्यू को फॉलो करते हैं और जो न्यू क्लासिकल व्यू को फॉलो करते हैं, दोनों एग्री करते हैं इस बात पे कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो सकता है राइट पर या लेफ्ट पे, यानी कि बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा ये शिफ्ट कैसे होता होगा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे? मुझे ये बात है ना, ये देखो मैं बनाता हूँ पहले तो, ये चेक करो मैं यहाँ पे इधर ना डायग्राम में खुद भी बना दिया करो, ये ना बच्चों की बना दे। ये हमने सर जी चल आपकी देखिए बात सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे सर या जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आपकी बात आ रही है, इसका मतलब है आपके नेट में कोई इशू चल रहा है। सर आपका माइक बहुत इशू। सर अब आपकी आवाज आई। सर क्लास पहले रीजॉइन कर ले 1 मिनट। अच्छा चलिए दोबारा ज्वाइन करें।